बम हमले में बाल बाल बच गए हैं जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा। प्रधानमंत्री किशिदा की स्पीच के दौरान धमाका हो गया। किशिदा को जैसे तैसे सुरक्षाकर्मी ले जाते हुए दिखे। मौके पर सुनी गई धमाके की जोरदार आवाजें। जापान के वाकायामा में प्रधानमंत्री के कार्यक्रम में बम से अटैक हुआ। तो ये तस्वीरें देखिए कि जब अचानक मौके पर धमाके की आवाज सुनी गई तो उसके बाद फूमियो किशिदा को उनके सुरक्षाकर्मी ढकते हुए ले जाते हुए एक सुरक्षित जगह पर दिखाई दिए। और 4 तस्वीरों के जरिए समझने की कोशिश करते हैं जापान में क्या कुछ हुआ। आपने धमाके की आवाज सुनी, आपको समझ में आया कार्यक्रम में धमाका होता है। बाल बाल बचे फूमियो किशिदा। मौके पर अफरा तफरी का आलम रहा। और फिर उसके बाद इससे पहले कि आपको घटना याद होगी जब जापान में एक और राष्ट्राध्यक्ष शिंजो आबे की हत्या कर दी गई थी। कुछ इसी तरह की चुनावी रैली कर रहे थे शिंजो आबे और उसी दौरान अटैक हुआ था और हत्या कर दी गई थी उनकी। तो आखिर ये स्मोक बम से हमला क्यों किया गया, क्या मोटिव था, क्या मंशा थी, ये सब समझते। लेकिन आप यहां पर देखिए, पहले शिंजो आबे पिछले साल ही उन पर गोलीबारी की गई जिसके बाद उनका निधन हो गया था। और अब फूमियो किशिदा, पूरी इंफॉर्मेशन आपके सामने। पहले आप इस तरफ आप आइए, यहां पर आप देखिए किस तरह से जैसे फूमियो किशिदा जिस कार्यक्रम में मौजूद थे वहां पर स्मोक बम से अटैक होता है, हमला होता है। और इसके बाद उनको जो सिक्योरिटी गार्ड्स हैं वो लेकर जाते हैं एक सेफ जोन में। जापान के वाकायामा में पीएम किशिदा का कार्यक्रम था जहां पर वो भाषण दे रहे थे। जापान के पीएम इंस्पेक्शन के बाद स्पीच के लिए पहुंचे ही थे, भाषण हो रहा था। स्पीच शुरू होते ही किसी ने बम से अटैक कर दिया, हमला कर दिया। और उसके बाद की भगदड़ आप यहां देखिए। बम पीएम फूमियो किशिदा को टारगेट करके ही फेंका गया था, यानी कि पीएम फूमियो किशिदा टारगेट पर थे अटैकर के। स्मोक बम या पाइप बम के इस्तेमाल की आशंका इसमें जाहिर की गई है। हमले में पीएम फूमियो किशिदा बाल बाल बचे हैं। उन्हें उनके साथ जो सुरक्षाकर्मी तैनात है तुरंत लेकर गए सुरक्षित जगह। सुरक्षाकर्मी किशिदा को जैसे तैसे लेकर वहां पर जाते हुए नजर आए हैं ताकि किसी भी क्षति से बचाया जा सके। मौके पर मौजूद लोग जान बचाकर वहां पर भागते हुए भी आपको नजर आ रहे हैं। एक भगदड़ मच गई। अब इस पर हम बात करते हैं। मेजर जनरल हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका तारुफ करा रहे हैं। मेजर जनरल जीजी द्विवेदी सर हमारे साथ एज अ रक्षा विशेषज्ञ। एयर कमोडोर एसपी सिंह है एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। प्रोफेसर राजाराम पांडा सर है हमारे साथ एज अ फॉरेन एक्सपर्ट। और सीडीआर अतुल भारद्वाज सर है एज एन डिफेंस एक्सपर्ट। और टोक्यो से हमारे साथ इस पर और बात करने के लिए धर्मेंद्र कुमार जी भी जुड़ेंगे। आपके पास आएंगे धर्मेंद्र कुमार जी, लेकिन मैं जीजी द्विवेदी सर आपके पास रुख कर रहा हूं। यह स्मोक बम से हमला करना और 2022 में चुनावी कार्यक्रम में जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं जापान के शिंजो आबे, उन पर गोलीबारी हुई थी, किस तरह से वो घटना और अब इस घटना को आप देख रहे हैं और स्मोक बम से मोटिव क्या नजर आ रहा है? देखिए, सबसे पहले तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इसका पूरा खंडन करना चाहिए। आपने जो प्रश्न पूछा है इन दोनों में हम कैसे इनको जोड़ सकते हैं, देखो ये कड़ियाँ तो जुड़ी रही हैं क्योंकि ये दोनों पॉलिटिकल हमले हुए हैं और दोनों लीडर्स जो हैं शिंजो आबे किशिदा एक ही पार्टी के हैं। तो इनमें काफ़ी जो पॉलिटिकल मतभेद हो सकते हैं, पर 2 चीज़ें बहुत ज़ाहिर हैं। जैसे पिछला हमला भी हुआ था शिंजो आबे पर, तो वो एक लोन वुल्फ हमला था, यानी कि वो इंडिविजुअल हमला था, कोई ऐसे प्लान ग्रुप का हमला नहीं था। तो ये मतभेद का हमला था। और दूसरा है कि ये जो अभी हमला हुआ है ये भी उसी तरीके से हम देख सकते हैं, क्योंकि ये भी लगता है कि ये लोन वुल्फ हमला होगा और ये एक ग्रुप का नहीं हो सकता। ठीक है सर, आपको भी लगता है ये लोन वुल्फ अटैक है? एक ही हमलावर था जिसने अटैक किया, जो जिसे साइकोपैथ भी कहा जाता है एक आम लैंग्वेज में। देखिए, अटैक अभी तो पूरी जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक इसके बारे में कहना मुश्किल होगा कि दोनों को कंपेयर करना भी मुश्किल होगा। बट एक चीज़ बहुत साफ दिख रही है कि जापान ही क्यों, हाँ, एक चीज़ साफ दिख रही है कि जापान में अब इंटरनल डिस्टर्बेंसेस बढ़ रही हैं, जो कि पहले हम नहीं देखने को मिलता था। जापान से हमको कोई न्यूज़ ऐसी नहीं मिलती थी कि वहाँ पर कोई और डायरेक्ट प्रधानमंत्री के ऊपर अटैक, ये बहुत बड़ी चीज़ मानी जानी चाहिए, क्योंकि ये जो फोर्सेस हैं जो
अलगाववादी फोर्सेस जो जहाँ पर भी हैं या काउंटर पॉलिटिकल फोर्सेस जो वहाँ पैदा हो गई हैं, वो क्यों इतनी प्रभावी हो गई हैं इस प्रकार से। तो ये जानने की बहुत ज़रूरत है। अभी इस पे इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच होगी। अभी जांच के बाद कई सारी चीजें आएंगी, लेकिन एक फैक्ट तो ये है कि हमला हुआ है और प्राइम मिनिस्टर पर हुआ है। देखिए, जापानी मीडिया के हवाले से भी खबर सामने आ रही है। हमलावर ने फेंका था स्मोक बम। पीएम किशिदा पूरी तरह से सुरक्षित है। जापानी मीडिया के हवाले से ये बात सामने आ रही है। ब्लास्ट के बाद पीएम को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया। फिलहाल प्रधानमंत्री सुरक्षित हैं। स्मोक बम का इस्तेमाल किया गया था इस हमले में। सिंह सर, स्मोक बम, इस पर कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, स्मोक बम जो है ये कि एक तो ये है कि सिर्फ एक इंडिकेशन है कि ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन जिसने भी किया है मुझे लगता है सिर्फ एक जो फोर्सेस के पीछे हैं वो ये दिखाना चाहती हैं कि हम इस जगह जो अपनी सिक्योर जगह है वहाँ तक पहुँच सकते हैं, हार्म कर सकते हैं। तो ये एक तरह से मैसेजिंग भी हो सकती है। और जो स्मोक बम है, जो अगर ये इंडिविजुअल जैसे सर बताते हैं लोन वुल्फ है, तो ये लोन वुल्फ भी अपना एजिटेशन दिखाने के लिए कर सकते हैं। अगर इसके पीछे कोई ताकत है जो जान से, यानी सिंह सर, हार्म पहुंचाने से ज्यादा, कोई क्षति पहुंचाने से ज्यादा दहशत पैदा करना मकसद था अटैकर का। बिल्कुल यही लगता है, या तो दहशत पैदा करना या एक मैसेजिंग देना। ये बहुत जरूरी है समझना उसका। ये पॉलिटिकल जो मैसेजिंग है ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अभी जैसे कमांडर साहब ने बताया, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूँ कि आप देखिए, हम हमेशा जापान को एक स्टेबल देश की नजर से देखते थे। अभी ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं। अभी लास्ट पिछले ये अनस्टेबिलिटी जब शिंजो आबे पर हमला हुआ और अब मौजूदा प्रधानमंत्री पर हमला हुआ, तो वो साफ नजर आ रही है। अनस्टेबिलिटी, उथल पुथल पैदा करने की कोशिश हो रही है। अब आप देखिए एक और बड़ी खबर, बिल्कुल शिंजो आबे की तर्ज पर ही अटैक हुआ है। जापान के प्रधानमंत्री थे उस वक्त शिंजो आबे। पिछले साल ही जब चुनावी कार्यक्रम में हमला हुआ, दोनों पर एक अकेले शख्स ने लोन वुल्फ अटैक की। शिंजो आबे और फूमियो किशिदा दोनों पर चुनाव प्रचार के दौरान ही अटैक हुआ। यही वजह है कि दोनों को लिंक करके क्या इस घटना को देखना चाहिए। तमाम जो बड़े सवाल हैं वो इस वक्त नजर आ रहे। धर्मेंद्र कुमार, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ टोक्यो से जुड़े हुए हैं। धर्मेंद्र कुमार, एक तो ये जो अटैक हुआ, लोन वुल्फ अटैक, एक बार फिर से हुआ शिंजो आबे के बाद मौजूदा प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा पर, कैसे इसको वहां पर लिंक करके देखा जा रहा है और क्या जानकारी आप हमें दे सकते हैं? देखिए, अभी मेरी कुछ लोगों से बातें हुई यहाँ पे, कुछ लोकल जापानीज लोगों से, जो लोग बोल रहे हैं कि एक दो डर की भावना उनमें क्रिएट हो रही है। ऐसा कुछ पहले देखा नहीं जा रहा था। अभी सर ने भी बताया कि अनस्टेबल लोग यहाँ पे फील कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है, और क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि बाहर का इन्फ्लुएंस यहाँ पे ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके वजह से ऐसे अनस्टेबल सिचुएशन क्रिएट हो रहा है। और इससे पहले आज तक जापान में ऐसा कुछ होता नहीं था। लोग फ्रीली मूव करते थे, किसी टाइप का कोई डर नहीं होता था। बट ये अभी जैसे कि लास्ट ईयर एंड देन नाउ ये हुआ ऐसे, तो ऐसे लोगों में अनस्टेबल की जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। और ये जापान को अब हम सेफ नहीं बता सकते। एक सोसाइटी के अंदर एक फियर पैदा करने की भी कोशिश हो रही है। और जैसा कि आप बता भी रहे थे कि लोग रैलियों में जाने से अब सोच रहे हैं चुनावी इलेक्टोरल या इस तरह के चुनावी प्रोग्राम्स में हिस्सा लें कि न लें। और देखिए, इस बीच किशिदा पर बम अटैक के बाद अजीबोगरीब तस्वीर दिखी है। लोगों में वीडियो बनाने की होड़ लग गई। मौके पर मौजूद लोग वीडियो बनाते नजर आए। बम अटैक में बाल बाल बचे जापान के पीएम। लेकिन इस बीच जब ये घटना हुई तब एक तस्वीर ये भी आई कि लोग वहां पर फटाफट वीडियो बनाते नजर आए। हालांकि प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम था, इसमें मीडिया के लोग भी मौजूद थे, लेकिन इसके अलावा जो लोग वहां पर मौजूद थे वो वीडियो बनाते नजर आए इस पूरी घटना का। ये देखिए तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि जब अटैक हुआ, जब हमला हुआ और उसके बाद जब अफरा तफरी मची, वहां पर कई लोग आपको वीडियो बनाते भी नजर आ रहे होंगे तस्वीरों। और चलिए अब देखते हैं शिंजो आबे और किशिदा पर हुए अटैक में और कितनी चीजें बिल्कुल एक जैसी सिमिलर नजर आ रही हैं। तो आबे के बाद किशिदा 5 एक जैसे हालात हैं, हम उस पर नजर डालते हैं। पहली सिचुएशन, किशिदा पर बम से हमला किया गया, शिंजो आबे को गोली मारी गई, ये एक फैक्ट है इससे जुड़ा हुआ। दूसरा, किशिदा चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे और शिंजो आबे भी चुनाव प्रचार ही कर रहे थे, यानी इलेक्शन से जुड़ी हुई इनकी उपस्थिति थी वहां पर। नंबर 3,
किशिदा पर वाकायामा में अटैक हुआ था और आबे पर वाकायामा के पास ही नारा में अटैक हुआ था, यानी कि वो जो लोकेशन है वो भी आसपास। नंबर 4, किशिदा पर हमला करने वाला अकेला था, लोन वुल्फ अटैक था। शिंजो आबे पर हमला करने वाला भी अकेला था, यानी दोनों में ये एक सिमिलैरिटी हमें दिख रही है हमलावर को लेकर। और नंबर 5, किशिदा का हमलावर मौके पर ही पकड़ा गया, आबे का हमलावर भी मौके पर ही पकड़ा गया। वो भाग नहीं पाया, यानी उनको पता था कि अगर वो ये करने जा रहे हैं तो उनके पकड़े जाने की पूरी संभावना है। पांडा सर, ये हमने सिमिलैरिटी बताने की कोशिश की, आप इस पूरी घटना को कैसे देखते हैं? कुछ लिंक कर पा रहे हैं आप? मेरे समझ में ये शिंजो आबे का जो हत्या हुआ था और ये फुमियो किशिदा के ऊपर जो हत्या हुआ है, उसको दोनों का एक्चुअली सेम लिंक अगर हम करेंगे ये थोड़ा सा गलत होगा, क्योंकि शिंजो आबे का जो जिसने उसको मारा उसका कुछ पर्सनल ग्रज था और ये उसने सोचा कि उसका मदर जो है एक इन्फिकेशन चर्च है, एक कल्ट, उसका जो ओरिजिन है साउथ कोरिया में जी। और उसी ने ये जो जिसने उनको मारा, उनका मदर ने सारा उनका घर का बेच के जितने भी सेविंग था सारा पैसा वो कल्ट में वो डोनेट कर दी थी। तो ये जिसने उसको मारा उसने ये सोचा कि ये शिंजो आबे उनका घर का जो मतलब दोनों अटैक में फर्क है, फर्क है। ठीक है, यही फर्क मैं समझूंगी सर। एक ब्रेकिंग न्यूज जल्दी से ले लेते हैं। प्रधानमंत्री किशिदा पर हमले का आरोपी पकड़ा गया है, जापानी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, इस आरोपी को जिसने अटैक किया था, ये देखिए तस्वीरें आ चुकी हैं, आरोपी को पकड़ा जा चुका है। ये आरोपी मास्क लगाए हुए दिख रहा है और ये एक ही आरोपी है जिसे पकड़ा गया है। अब इससे पूछताछ होगी, जांच आगे बढ़ेगी। उस वक्त भी सर एक ही आरोपी था जब वो लोन वुल्फ अटैक हुआ था। मैं टोक्यो में हमारे एक सहयोगी जुड़ रहे हैं, वरिष्ठ पत्रकार धर्मेंद्र कुमार जी जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, ये आरोपी जो पकड़ा गया है इसके बारे में क्या जानकारी मिल रही है, कौन है ये? अभी तो देखिए कोई पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं मिला है यहाँ के लोकल पुलिस के यहाँ से, लेकिन जल्द ही कुछ इसका इन्फॉर्मेशन आने वाला है। जैसे आता है मैं बताता हूँ, और इसको कैसे कनेक्ट किया जाए अभी किसी को पता नहीं चल पा रहा है। हो सकता है पर्सनल ये अटैक हो, और ये भी हो सकता है कि अभी जो है ना लास्ट वीक यहाँ पे इलेक्शन हुआ था स्टेट गवर्नमेंट के, जिसमें जो अभी पीएम किशिदा है वो एलटीटीबी के प्राइम मिनिस्टर है और इनकी पार्टी की जो अच्छी खासी जीत हुई, अच्छे खासे इनका नंबर आया, रिगार्डिंग कुछ हो सकता है, ऐसे इसको कनेक्ट किया जा सकता है। लेकिन अभी फिलहाल कोई ऐसा पार्टिकुलर इन्फॉर्मेशन नहीं है रिगार्डिंग जो पकड़ा गया है, जो हमला करने वाला है। लेकिन एक बात सामने आ चुकी है, ये शिंजो पार्ट 2 की कोशिश हुई है और एक बार फिर से इसी तरह का अटैक जापान ने सामना किया है। इसका जापान के प्रधानमंत्री ने सामना किया है। फुमियो किशिदा बाल बच गए हैं इस अटैक में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धर्मेंद्र, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट सीधा टोक्यो से पहुंचाने के लिए। बात करते हैं हम क्रीमिया कांड पर। आखिर क्या है ये और इस पर बड़ी खबर क्या है? सबसे पहले हम आपको बता दें, यूक्रेन की रूस को बहुत बड़ी धमकी, अपनी जमीन की आजादी के लिए कुछ भी करेंगे, किसी भी हथियार के इस्तेमाल की धमकी दी गई है। यूक्रेन ने क्रीमिया पर भी अटैक का ऐलान कर दिया है, यानी उस रेड लाइन को क्रॉस करने की धमकी दे दी है, जिसे लेकर रूस चेताता रहा है कि अगर क्रीमिया पर हमला हुआ, अगर क्रीमिया वाली रेड लाइन क्रॉस हुई तो फिर होगा महाविध्वंस, फिर होगा और भी विकराल युद्ध। तो आप देखिए, यूक्रेन की तरफ से रूस को बहुत बड़ी धमकी दी गई है। इससे पहले आपको याद होगा, यूक्रेन लगातार क्रीमिया को वापस पाने की बात करता रहा है और इसको लेकर उसकी तरफ से तमाम स्ट्रेटजी, तमाम जो बयानात हैं वो भी सामने रखे गए। और अब यह कहा गया है खुले तौर पर कि हम क्रीमिया पर भी हमला करेंगे, हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे जो प्रतिबंधित नहीं है। तो तमाम बड़ी बातें क्रीमिया कांड को लेकर क्या सामने आ रही है, जिस पर 2014 पर कब्जा कर लिया गया था रूस की तरफ से। यहां पर देखिए, नेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस काउंसिल के प्रमुख हैं, वो बोल क्या रहे, ये धमकी क्या दे रहे, हम किसी भी ऐसे हथियार का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम अपनी जमीन को खाली कराने के लिए किसी भी हद तक जाएंगे, यानी वो क्रीमिया जिसे लगातार बयान सामने आते रहे, क्रीमिया भी हमारी जमीन का हिस्सा है, उसे वापस लेकर रहेंगे, जिसे 2014 में रूस ने लिया था। तीन बड़े सवाल किया यहां पर, बार बार क्रीमिया को छुड़ाने की बात
क्या यूक्रेन युद्ध को और ज्यादा भड़का रहा है? अगला बड़ा सवाल क्या है? क्या पश्चिम से यूक्रेन को क्रीमिया पर अटैक की हरी झंडी मिल चुकी है और इसी के बाद इस तरह के जो बयानात है वो आ रहे, मदद के बावजूद अपनी मुख्य भूमि को ही नहीं बचा पा रहा है यूक्रेन, तो फिर क्रीमिया कैसे जीतेगा? करीब 25 से 30% जो भूभाग है वो क्रीमिया पहले ही गवा चुका है। जनरल द्विवेदी सर, मेरा आपसे सवाल है, ये जो धमकी है, ये जो बयान है, ये जो बोल है, ये आपको बड़बोले नहीं लग रहे? जो मौजूदा स्थिति यही है जो 3 सवाल पूछे कि आप अपनी जमीन रोजाना खो रहे हो और आप क्रीमिया की बात करें, होगा कैसे? देखो, अगर आप आजकल की हालात का मूल्यांकन करें तो डॉनबास एरिया में एक किस्म का स्टेलमेट हो चुका है। तो युद्ध जो है ये 2 तरफ बढ़ेगा, एक तो ब्लैक सी की तरफ और एक बाल्टिक की तरफ, बिकॉज वहाँ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ में आप देखो फिनलैंड अभी शामिल हो गया है। तो इसलिए ब्लैक सी में अगर युद्ध बढ़ेगा तो वाकई क्राइमिया ही एक उसका टारगेट होगा। और मुझे विश्वास है, जैसे आपने बताया, कि इसमें हरी झंडी तो मिल ही चुकी है, क्योंकि जिस तरह अमेरिका अपनी ताकत बढ़ा रहा है मेडिटेरेनियन में, ब्लैक सी में, जिस तरह एक्सरसाइज हुई हैं, तो ये सब लगता है कि युद्ध की तैयारी जो है अभी कुछ ब्लैक सी की तरफ बढ़ेगी। और मुझे लगता है कि ब्लैक सी अभी एक और फ्रंट खुलेगा जिसमें क्राइमिया एक टारगेट होगा, एक क्रीमिया टारगेट होगा। और ये एक मिशन के तौर पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यूक्रेन ने कह दिया है कि क्रीमिया हम लेकर रहेंगे। और रूसी कब्जे वाले क्रीमिया से भाग रहे हैं लोग। यूक्रेनी हमले के डर से क्रीमिया छोड़ने की जल्दी है। क्रीमिया के लोगों को यूक्रेन से बड़े हमले का डर है। ज़ेलेंस्की बार बार ये कह रहे हैं कि क्रीमिया को वापस लेकर रहेंगे, इस बात का ऐलान हो रहा है। यानी कि अब जो क्रीमिया निवासी हैं, जो क्रीमिया में लोग रह रहे हैं, वो भी अब इसे सच मान रहे हैं कि यूक्रेन अब सिर्फ धमकी नहीं दे रहा, बल्कि अब यूक्रेन कभी भी बड़ा हमला क्रीमिया पर कर सकता है। तो रूसी कब्जे वाले एरिया से यानी क्रीमिया से भाग रहे हैं लोग। और आइए अब देखते हैं कि क्रीमिया से पलायन का ये पूरा मामला आखिर है क्या, लोग क्यों डरे हुए हैं, खौफ में हैं। क्रीमिया में जबरदस्त खौफ है, भाग रहे हैं रशियन। यूक्रेन से जंग के बीच हजारों रशियन क्रीमिया से भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा कीव के काउंटर अटैक के डर से अपनी संपत्ति क्रीमिया में छोड़कर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग, अपनी जान बचाते हुए। यूक्रेन के ब्लैक सी प्रायद्वीप पर हमले के डर की वजह से छोड़ रहे हैं क्रीमिया। और इसके अलावा ज़ेलेंस्की के सीनियर प्रतिनिधि तमिला तशेवा का नेशनल टीवी पर यह बड़ा दावा सामने आया कि करीब 5 से 8 लाख रूसी नागरिक क्रीमिया में अवैध रूप से रह रहे हैं। ये तशेवा ने दावा किया एक मीडिया चैनल में। क्रीमिया रूस को जोड़ने वाली ब्रिज कर्च से होकर जा रहे हैं लोग। ये जो ब्रिज जहां पर अटैक किया गया था यूक्रेन की तरफ से, इस ब्रिज से ही आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं लोग। ज़ेलेंस्की क्रीमिया को वापस लेने का सार्वजनिक रूप से ऐलान कर चुके हैं, यानी ये लड़ाई आर पार की नजर आ रही है। सिंह सर, मैं आपके पास आ रही हूँ इसी सवाल के साथ। क्या आपको लगता है कि क्रीमिया इस वक्त सेंटर पॉइंट है और यूक्रेन ने जिस तरह से सार्वजनिक पब्लिकली ये ऐलान कर दिया कि हम वापस लेकर रहेंगे रूसी कब्जे से क्रीमिया को, क्या ये आर पार की जंग को दस्तक दे रहा है? ये क्रीमिया जो है बिल्कुल क्रिटिकल सेंटर पॉइंट ज़रूर है, इसमें डाउट ही नहीं है इस बारे में। और ये अभी से नहीं, शुरू से है। देखिए, जब वॉर के शुरू के दिनों में जब वॉर आगे बढ़ी थी, आपने देखा कि इनको रूस को एक नुकसान पहुँचाने के लिए, पुतिन को डायरेक्ट हिट करने के लिए उन्होंने क्रीमिया का ब्रिज, जो सिग्नेचर ब्रिज था, उसको उड़ा दिया था। तो उसमें जो डैमेज हुई, रशिया ने अपनी पूरी फोर्स लगा, इमीडिएटली विद इन शॉर्ट टाइम उसको रिकवर करके फिर से बहाल कर दिया। तो ये जो लड़ाई है, ये एक तरह से फिर से नाक की लड़ाई है। और क्रीमिया एक बिल्कुल सेंटर पॉइंट है। जैसे जनरल साहब ने बताया कि वॉर जो है अभी डॉनबास रीजन से शिफ्ट होकर बाल्टिक ब्लैक सी की तरफ मूव करेगी और क्रीमिया बिल्कुल क्रिटिकल पॉइंट रहेगा, इसमें डाउट ही नहीं है। तो ये जो है, अब इसमें क्रीमिया पर जो अटैक की बात है, इसमें बात फिर से वहीं आती है कि वो यूक्रेन जो इस समय दूसरे देशों से वेपन मांगता फिर रहा है, उससे अपनी जो रशिया की बढ़ती ताकत है उसको समान रोकने के लिए पर्याप्त हथियार नहीं है, रोक नहीं पा रहा है। उसके लिए लेकिन क्या ये क्रीमिया सेटल होगा आपको लग रहा है, या फिर आने वाले समय में और डिस्टेबलाइज होने वाला है क्रीमिया? मेरे हिसाब से, मेरे जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें आई थिंक क्रीमिया फैक्टर ज़्यादा डिस्टेबलाइज करने का उसमें स्कोप ज़्यादा है, क्योंकि रसिया उसको इतना इजीली छोड़ने वाला नहीं है। और रसिया का जो अभी ये हमें देखना है, अभी रसिया के साथ कौन है। अभी ये यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट हुआ, अगर ये लोग छोड़कर जा रहे हैं तो क्या रशिया का मनोबल टूटेगा? क्रीमिया से लोग छोड़कर जा रहे हैं बड़ी तादाद में।
अभी वार की सिचुएशन में ये एक्चुअली लोग छोड़ के जा रहे हैं, ये एक्चुअली इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होता है। लेकिन जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं इसके बारे में नहीं सोचते हैं। वो सोचते हैं कि उनका वो टेरिटरी को अपने कब्जे में कैसे रखें, कैसे कब्जा जमा के रखें। ठीक है, लेकिन लोगों में खौफ और नजर आ रहा है यूक्रेन की धमकियों का असर। और इस बीच बेलारूस को लेकर खबर है, बेलारूस की वॉर में सीधी एंट्री के आसार बढ़े। बेलारूस के सैनिकों को दी गई Su-25 की ट्रेनिंग, सैनिकों को एटमी हथियारों की भी ट्रेनिंग दी गई। रूस के रक्षा मंत्री ने किया बहुत बड़ा ऐलान। तो बेलारूस को लेकर देखिए ये बातें सामने आ रही हैं, सैनिकों को ट्रेनिंग दी जा रही है। पहले ही बेलारूस का कॉन्फिडेंस कितना बढ़ा हुआ है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि न्यूक्लियर वेपन के डिप्लॉयमेंट के बाद से बेलारूस के तरफ से जो स्टेटमेंट्स आ रहे हैं वो अपने आप में बहुत ही एग्रेसिव हैं। तो ये समझ में आता है कि बेलारूस इस वक्त किस स्टेटस में है, क्योंकि रूस का पूरा सपोर्ट है, पुतिन हर तरीके से बैकअप देने को तैयार है। तो बेलारूस की तरफ से ऐसे बयान भी सामने आए। और चलिए अब देखते हैं कि बेलारूस के सैनिक किस तरह से वॉर के लिए तैयार किए जा रहे हैं, उनको वॉर रेडी कैसे किया जा रहा है। तो कुछ फैक्ट्स हैं उस पर नजर डाल लेते हैं। बेलारूस के फाइटर जेट्स के पायलट्स को रूस ने कड़ी ट्रेनिंग दी है, उनको तैयार किया है और ट्रेनिंग के बाद कहा गया कि ये पायलट्स एटमी हथियारों के इस्तेमाल के लिए तैयार हैं, न्यूक्लियर वेपन्स को के यूज के लिए तैयार है। और बेलारूस के सैनिकों को रियल वॉर के हालात में ट्रेनिंग दी गई है, एक्चुअल वॉर सिचुएशन में उनको ट्रेनिंग दी गई है। रूस ने हाल ही में बेलारूस में अपने एटमी हथियारों की तैनाती की है और तब से ही बेलारूस का पूरा जेस्चर बदला हुआ है। रूस की ओर से यह तैनाती बेलारूस और यूक्रेन की सीमा के पास की गई है, यानी कि इसकी तैनाती भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। अब बड़ा सवाल क्या है, क्या वॉर में अब बेलारूस की सीधी डायरेक्ट एंट्री होने वाली है? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जो तैयारी है उसके हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि बेलारूस तो तैयार बैठा है। भारद्वाज सर, ये सिचुएशन कैसी नजर आ रही है आपको बेलारूस की? क्या वाकई में बेलारूस एंट्री करने जा रहा है? क्योंकि बयानों की बात करें, तैयारियों की बात करें तो दिशा वही नजर आ रही है। देखिए, दिशा तो वही है। एक बहुत अहम एलाई है इस वक्त रशिया का, बेलारूस इस वक्त, और रशिया उसके पायलट्स को ट्रेन किया है टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स ड्रॉप करने के लिए। तो उस तहत से हम अगर देखें तो ये बहुत रशिया के लिए ज़रूरी है। और जैसे ही जब फिनलैंड की अगर आपने न्यूज़ देखी थी, जब फिनलैंड को नेटो में इंक्लूड किया गया था, तो रशिया ने बेलारूस के साथ अपनी इन्वॉल्वमेंट और बढ़ा दी थी एज ए काउंटर मेजर टू नेटो बेसिकली, अगर आप देखें उसको तो अब ये बेलारूस की इन्वॉल्वमेंट और रशिया के पास भी अब जैसे कम। लेकिन सर ये न्यूक्लियर तैयारी ही क्यों? न्यूक्लियर तैयारी क्यों? न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप अगर आप इस वॉर में देखें तो शुरुआत से ही न्यूक्लियर ब्रिंकमैनशिप का इस्तेमाल किया गया है। एकमात्र बेलारूस ही है जो रशिया के साथ खड़ा है। एक बात बेलारूस है रशिया के साथ जो खड़ा है। अगर आप अदरवाइज यूरोप में देखें, ईस्ट यूरोप में हंगरी भी अभी एक ऐसी पोजीशन लिए बैठा है रशिया के तहत, जहाँ की जैसे स्वीडन को भी एक नेटो में इंक्लूड करने के लिए जो रैटिफिकेशन करनी है, हंगरी ने अभी तक वो रैटिफिकेशन नहीं की है। क्विक एड ऑन द्विवेदी सर, आप कुछ बोल रहे हैं। जो एक बफर है, और बेलारूस में अगर आप तैनात करते हैं एटॉमिक हथियार तो आपको अच्छा रेंज मिलता है, क्योंकि वो जो रेंज है वो रशिया की मेन लैंड से नहीं मिलेगा। तो इसलिए आप फॉरवर्ड प्रोजेक्शन जब करते हैं, जब आप थोड़ा एस्केलेशन करते हैं तो आप बहुत दबाव डाल देते हैं, क्योंकि उस मिसाइल के साथ पूरा यूरोप रेंज के अंदर आ जाता है। यानी सर ये तैयारी इतना तो बता रही है ना कि अब रूस इस पर, पुतिन इस पर बहुत गंभीरता के साथ सोच रहे हैं कि हमें अपनी न्यूक्लियर तैयारी पुख्ता रखना है और कभी भी न्यूक्लियर हथियार का इस्तेमाल करना पड़ सकता है। ठीक बात है, बिल्कुल, क्योंकि इस्तेमाल तो ना हो, पर जब एक एस्केलेटरी लैडर होती है तो जब आप इतना खौफ पैदा कर देते हैं तो वो डेटरेंस बढ़ जाता है। ठीक है सर, रेपरकेशंस उसके बहुत बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस पर बात करेंगे। एक ब्रेकिंग न्यूज बता देते हैं, बाखमुत में वैगनर का बड़ा ऑपरेशन चल रहा है। अब बाखमुत की ओर रुख करेंगे। वैगनर के हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान हुआ है। बाखमुत के बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा किया जा रहा है और वैगनर फोर्सेस रूस की प्राइवेट आर्मी है जो लगातार रूस का समर्थन कर रही है, रूस के लिए लड़ रही है। बाखमुत में सबसे ज्यादा तबाही मचाई है वैगनर फोर्सेस ने। ये सबसे नया वीडियो है जो सामने आया है। भारद्वाज सर, ये जो बाखमुत का इलाका है
इससे पहले हम क्रीमिया पर बात कर रहे थे, अब बाखमुत पहले से ही काफ़ी अटैकिंग पोजीशन पर आ चुका है और रूस को ऐसा लग रहा है कि वो जो अपनी पकड़ है वो ढीली कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर अटैक और बढ़ गए। इसलिए यहाँ पर अटैक इसलिए भी बढ़े हैं क्योंकि रूस की जो बाखमुत को जो रूस ने जो स्पेशल फोर्सेस रूस के पास हैं वो काफ़ी हद तक उसकी वीक हो चुकी हैं इस वक्त तक। तो रूस को उसको रीइंफोर्स करने की बहुत सख्त ज़रूरत पड़ गई है इस वक्त, बिकॉज बाखमुत वो छोड़ना नहीं चाहता। क्रीमिया उसके लिए स्ट्रेटेजिकली सबसे इम्पोर्टेंट जगह है, जैसे हमने पहले मेंशन किया। उसके बाद बाखमुत तो उसके लिए इम्पोर्टेंट है ही। और अगर अब हम तीनों कड़ियों को जोड़े जो हम डिस्कस कर रहे हैं आज, उसमें अगर बाखमुत और न्यूक्लियर वेपन्स का भी अगर देखें तो अगर क्रीमिया पे अटैक होता है तो फिर रशिया डेफिनेटली न्यूक्लियर ब्रिंकपेनशिप की लैडर के ऊपर यानी वो ट्रिगर दबा सकता है। आप लेकिन रेड लाइंस की बात हम करते हैं, क्रीमिया भी इज वन ऑफ द रेड लाइंस। रूस के कई रेड लाइंस तो पहले ही ब्रीच हो चुके, तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है कि क्रीमिया वो रेड लाइन होगा जिसको अगर क्रॉस भी किया तो बड़ा कुछ? देखिए, क्रीमिया है स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है रशिया के लिए, सी पोर्ट है एक उस तरीके से। और जब तक वो उसको 2014 में जो सबसे पहली जगह रशिया ने ऑक्यूपाई करी थी वो क्रीमिया थी, तो रशिया उस चीज़ को नहीं छोड़ सकता। सर आपका टेक है? देखो, क्रीमिया जो है बहुत ही स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है और इसमें जो आगे सिचुएशन बढ़ेगी वो बहुत धीरे धीरे बढ़ेगी। पहले नेवल फोर्सेस आएंगी, ब्लॉकेड लगेंगे, बिल्डअप होगी और फिर क्रीमिया के अंदर लड़ाई जाएगी। इसलिए इसके मतलब इतना आसान नहीं होगा। हाँ, बहुत प्रिपरेशन करना। इतना आसानी के साथ यूक्रेन इस पर हमला करने की बात बोल रहा है। अब देखिए एक और खबर, मैक्रो की सलाह पर बिफर पड़े हैं पोलैंड के प्रधानमंत्री। पोलैंड के पीएम ने चीन को कहा अत्याचारियों से रिश्ते ना रखने की सलाह दी है। मैक्रो ने यूएस से अलग ईयू की नीति बनाने की बात कही थी। मैक्रो ने चीन से रिश्ते सुधारने के संकेत दिए थे। तो आप देखिए, मैक्रो ने यूएस से अलग जो बयान है वो दिया है। मैक्रो ने चीन से रिश्ते सुधारने के अब संकेत दिए। आपको जैसे पता ही होगा कि फ्रांस जो कि नाटो का सदस्य है और एक अहम सदस्य के तौर पर अपनी भूमिका निभा रहा है, और अगर इमैनुअल मैक्रो की बात करें तो ये सरप्राइजिंग फैक्टर भी नहीं है क्योंकि लगातार इमैनुअल मैक्रो की तरफ से जो रुख रहा है, युद्ध की शुरुआत से ही वो ये चाहते रहे कि किसी तरह से युद्ध खत्म हो। अब ऐसे में चीन को लेकर ये जो बयान है और अमेरिका से बिल्कुल अलग स्टैंड, ये क्या बतला रहा है निधि? बिल्कुल बड़ी बात हम बता रहे हैं कि पोलैंड के जो प्रधानमंत्री हैं वो किस तरह से चीन पर बिफरे हैं, साथ ही मैक्रो के बयान पर भी उन्होंने नकार दिया। आइए देखते हैं कैसे यूरोप के अंदर ही चीन और अमेरिका को लेकर मतभेद लगातार उभर रहे हैं। मैक्रो का एक बयान, एक हिदायत, एक सलाह बुरी लग गई पोलैंड को, और क्या कुछ कहा आपको बता रहे हैं। यूएस से ईयू की अलग नीति का मैक्रो का आइडिया बेकार है, ये कहा। इसके अलावा मैक्रो का आइडिया हमें चीन पर निर्भर बना देने वाला है। चीन गए थे मैक्रो और मुलाकात की उन्होंने शी जिनपिंग से। यूरोपीय स्वायत्तता की बात सुनने में अच्छी लग सकती है, लेकिन इसका मतलब यही होगा कि यूएस से दूरी बना लेना, यानी यूएस से हम दूर हो जाएंगे और इसके बाद हम सीधे सीधे चीन पर निर्भर होते चले जाएंगे, जो कि नहीं होना चाहिए। ये पोलैंड की तरफ से कहा जा रहा है। लोकतांत्रिक देश अत्याचारियों से रिश्ते रखने से बचे, ये सलाह दी जा रही है पोलैंड के प्रधानमंत्री की ओर से। और मैं पांडा सर आपके पास आ रही हूँ। ये जो सलाह दी जा रही है एक मैक्रो के बयान ने, मैक्रो ने कहा कि हमें अमेरिकी विदेश नीतियों पर निर्भर नहीं रहना होगा, हम वो गुलामी नहीं कर सकते। और उसके बाद जब वो बयान दिया तो ईयू के अंदर ही, यानी यूरोप के अंदर ही एक फूट नजर आ रही है, और ये फूट बहुत दूर, इसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। ऐसा है, ये मैक्रोन जब गए थे चाइना और ये शी जिनपिंग से जो बात किए थे उस टाइम में उन्होंने कुछ स्टेटमेंट इशू किए थे जो कि वो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया, लेकिन वो कंट्रोवर्शियल जो फील हुआ था वो उनको ऑफिस जाने के बाद दैट पोजीशन वाज क्लैरिफाइड। तो दैट इज़ नॉट एन इशू। नाउ द बिगर इशू इज़ अभी रसिया और चाइना इसी बीच में जो जुड़े हुए हैं, तो इनका जो लार्जर जो टारगेट है अमेरिका, इसको कैसे इन्होंने फेस कर पाएंगे। ठीक है सर, कुछ आप ऐड ऑन करना चाहिए। थोड़ा सा इसका परिप्रेक्ष्य 2 मिनट दीजिए मेरे को। ये फ्रांस ये कदम क्यों उठा रहा है? देखिए, जब इंडो पैसिफिक ग्रुप बना था तो जो क्वाड बना उसमें फ्रांस को बाहर रखा गया। उसका ऑकस बना जो हमेशा से एलाई रहा है यूएसए का। जब इराक पे अटैक हुआ फ्रांस एलाई था, लेकिन ऑकस से भी बाहर रखा गया। उसके बाद जो फ्रांस की डील थी ऑस्ट्रेलिया के साथ न्यूक्लियर सम्मेलन की, उसको कैंसिल करा के और ब्रिटेन को दिलाई गई। इन सब चीज़ों से
जो फ्रांस है वो थोड़ा नाराज है यूएसए चला से गया। और ये यूएसए को अब अलग करना था, इसलिए वो चीन के साथ दोस्ती दिखा के यूएसए पे प्रेशर, इसलिए वो कह रहा है फ्रांस इसलिए कहना चाहता है कि ईयू को अब जो है डिपेंड जो करना है यूएसए से डिपेंडेंसी खत्म करनी चाहिए। लेकिन ये कितना पॉसिबल है? मतलब ये सिर्फ कल्पनाएं हैं। ये जो यूरोपियन कंट्रीज कैसे अमेरिका से अलग हो? ये जो दरार उभर के आ रही है इसके कारण कहीं और है। एक बड़ी बात ये भी है, एक भारद्वाज सर से मैं सवाल लेना चाहूंगी। ये बड़ी बात इसलिए कही जा रही है कि ये कह रहे हैं कि लोकतांत्रिक देश अगर इस तरह से डिपेंडेंसी चीन पर दिखाएंगे तो उसका प्रभुत्व बढ़ेगा, उसकी पावर बढ़ेगी, जो कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, अगर आप देखेंगे तो ऑलरेडी यूरोप चीन के ऊपर काफ़ी डिपेंडेंट है इस वक्त ट्रेड के रिलेशंस में, तो वो और उसकी यूरोप की इस वक्त हालत काफ़ी खस्ता है। अब जैसे आपने दिखाई रहे हैं आप न्यूज़ में, फ्रांस में किस तरीके से पॉलिटिकल राइट्स हो रहे थे पेंशन बिल को लेकर, इसी तरह से यूरोप के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। और यूरोप जो रशिया से जो सप्लाईज आ रही थी यूरोप, यूक्रेन वॉर ने उसको भी बहुत हद तक, और उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन और डामाडोल हुई है यूरोप की, तो यूरोप को तो कोई स्टैंड लेना पड़ेगा। तो सर एक चीज तो साफ दिख रही है कि एक दरार तो है, एक डिवाइड दिख रहा है और वॉर की शुरुआत में ही दिख रहा है। अब चीन की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली चीन को लेकर अमेरिकन स्टैंड क्या है ये किसी से छुपा नहीं है। ऐसे में कोई भी यूरोपियन कंट्रीज जो नेटो का मेंबर हो, ईयू का मेंबर हो, वो चीन से करीबी दिखाता है या चीन के लिए थोड़ा सॉफ्ट होता है तो ये एक रेड फ्लैग होगा, एक अलार्म सिचुएशन होगी अमेरिका के लिए या उन देशों के लिए जो चीन के खिलाफ रहे हैं। और देखिए, वॉर के 14 महीने पूरे होने जा रहे हैं और यूरोपीय देशों के मतभेद भी खुलकर सामने आने लगे हैं। खासतौर से चीन का एंगल कुछ यूरोपीय देशों को परेशान कर रहा है। ये जो सवाल उठ रहे हैं, कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं, उन पर भी नजर डालते हैं कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं इस हालात के बीच में। क्या कुछ यूरोपीय देशों को लगने लगा है कि अमेरिका उनका इस्तेमाल कर रहा है? क्या वो ये रियलाइज करने लगे हैं? दूसरा सवाल, क्या अमेरिका की कीमत पर पूरा यूरोप चीन से रिश्ते बिगाड़ लेगा? यह भी एक अहम सवाल है कि अमेरिका से दोस्ती रखनी है तो चीन को नाराज रखना है। क्या कुछ यूरोपीय देशों की, तीसरा, क्या कुछ यूरोपीय देशों की मजबूरी आखिरकार उसे चीन के खेमे में ले जाएगी? क्योंकि चीन को एक ऑप्शन के तौर पर अगर देखा जा रहा है तो यह अपने आप में सवाल महत्वपूर्ण है। चीन के मुद्दे पर अगर यूरोप बट गया तो अमेरिका क्या करेगा? अमेरिका के पास क्या विकल्प है कि अगर यूरोपियन कुछ कंट्रीज चीन के करीब जाते हैं तो क्या रूस चीन के मजबूत गठजोड़ से दुश्मनी लेने की हालत में होगा यूरोप? यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। एक्चुअल क्वेश्चन यही है कि रूस और चीन का जो गठजोड़ है, क्या उसका सामना करने के लिए यूरोपियन कंट्रीज तैयार हैं? द्विवेदी सर, यह सवाल आप ही के सामने। क्या असली बात यही नहीं है? ये दो बड़े मजबूत देश हैं और अमेरिका की पॉलिसी खुद यूरोपियन कंट्रीज देखते हैं कि वो अपना इंटरेस्ट सबसे आगे रखते हैं, बाद में कुछ देखते हैं। तो यही बात यूरोपियन कंट्रीज क्यों ना देखें? देखो, हर एक देश जो है सबसे पहले अपना हित सबसे आगे रखता है और बाद में जो है उनके अलायंस से जो गुड पार्टनर्स हैं उनका हित देखा जाता है। तो दो बातें बहुत आवश्यक हैं। पहले तो नेटो और अमेरिका एक ही पन्ने पर नहीं है, इनकी अलग अलग इंटरेस्ट हैं और जब इनके इंटरेस्ट क्लैश होते हैं तो वो इनकी जो फूट है वो सामने आ जाती है। दूसरी यूरोप देश भी ऐसे ही हैं, फ्रांस और जर्मनी, इनका बहुत गहरा गठजोड़ है चीन के साथ, स्पेशली अगर आप ट्रेड को देखें। और तीसरी बात जो बहुत ज़रूरी है वो चीन की एक फॉरेन पॉलिसी है। उनके पास आर्ट है एक दूसरे को लड़ाना। देखो, जापान और कोरिया को लड़ा देते हैं, जापान कोरिया और अमेरिका को लड़ा देते हैं। इसी प्रकार वो यूरोप में भी जो उनके मतभेद हैं और सर अमेरिका फायदा अगर बोले तो दोनों की डिपेंडेंसी है, एक अच्छा खासा ट्रेड दोनों के बीच में है, तो डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन वैसे भी वहां पर हम बहुत ही मुश्किल देखते हैं। अब देखिए एक बड़ी खबर, वॉर में अभी तक रूस के 20,000 से अधिक सैनिकों की मौत, ये दावा है रूसी मीडिया के हवाले से। अब ये खबर आ रही क्योंकि अभी तक तमाम जो दावे हैं वो यूक्रेन की तरफ से किए जाते थे, लेकिन इस बार ये रूसी मीडिया बतला रहा है हर हफ्ते मारे जा रहे हैं करीब 700 रूसी सैनिक। रूस में सैनिकों की सामूहिक कब्र की जो तस्वीरें हैं वो तक सामने आई है इन दावों के साथ। सर, मेरा सवाल आपसे है, ये बताइए, अभी तक तो हम यूक्रेन की तरफ से देख रहे थे, लेकिन रूसी मीडिया ना सिर्फ इन तस्वीरों को जारी कर रहा बल्कि दावा कर रहा है कि अभी तक 20,000 सैनिक मारे गए हैं और हर हफ्ते 700 सैनिक। कितना बड़ा नुकसान रूस उठा रहा है? देखिए, रूस तो इस वॉर में बहुत बड़ा नुकसान उठा रहा है। उसने जो डिसीजन लिया वॉर पे जाने का, वही सबसे बड़ा उसका एक
जियोपॉलिटिकली उसका बहुत बड़ा डिसीजन था। और अब जो है वो, अगर जैसे आप ये दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें वो दिखा रहा है, बेसिकली वो एक नेशनलिस्टिक फर्वर को फिर रीजनरेट करने की कोशिश है अपने ही देश में। फिर पुतिन का ये पॉलिटिकली अपने इंटरनल अपने तरफ लोगों को खींचने का भी है, और नेशनलिज्म को यूज़ करना है इस वॉर के लिए, जितनी ज़्यादा यूज़ कर सके, बिकॉज अभी काफ़ी हद तक। बिल्कुल सर, एक कंक्लूड करें सर, चूंकि अब खत्म, हम सब आखिरी में सर बस नाम ले लीजिएगा, कौन पहले थकेगा, रूस या यूक्रेन? आपको क्या लगता है? सर यूक्रेन पहले थकेगा। अब देखना होगा कि वो थकने का समय कब आता है, क्योंकि युद्ध लंबा खिंचता जा रहा है और दोनों देशों को काफी नुकसान हो रहा है।